आज हम चैप्टर 7 ट्राइंगल्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर बेस्ड है। तो जैसा कि चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। तो दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स उन फिगर को कहते हैं जिनका शेप और साइज़ बिल्कुल सेम होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट कब कहा जाता है? इफ़ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, जब उनका शेप भी सेम हो और साइज़ भी क्या हो, सेम हो। अगर हम दूसरी वर्डिंग्स में कहें तो वो एक दूसरे पर एग्जैक्टली फिट होनी चाहिए, ठीक है, ना तो कहीं से कम हो ना कहीं से ज़्यादा हो। जैसे एक पेपर लेते हैं, एक पेपर हमने इतना बड़ा लिया तो दूसरा पेपर भी इतना ही बड़ा होना चाहिए। तो जब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और ये हर तरफ से एकदम फिट आ रहा हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती क्या है। जैसे सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट्स के लिए लेते हैं। लाइन सेगमेंट के लिए तो अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें तो टू लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव सेम लेंथ। दो लाइन कब कॉन्ग्रुएंट होती है? जब उनकी लेंथ बिल्कुल क्या हो, सेम हो। यानी अगर पहली लाइन 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी लाइन भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी एक दूसरे को क्या करेंगे, फिट बैठेंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। ऐसे अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में हम, ठीक है, तो स्क्वायर क्या होता है? टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट। दो स्क्वायर कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? इफ़ दे हैव सेम साइड, अगर उनकी साइड सेम हो। यानी अगर एक स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर है तो दूसरे स्क्वायर की साइड भी कितनी होनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जैसे अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, दो रेक्टेंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? इफ़ दे हैव सेम लेंथ एंड ब्रेथ, अगर उनकी लेंथ और ब्रेथ दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम सर्कल की बात करें तो दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? इफ़ दे हैव द सेम रेडियस, अगर उनकी रेडियस क्या हो, बिल्कुल सेम हो। यानी अगर पहले सर्कल की रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो दूसरे की भी कितनी होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अगर एंगल्स की बात करें तो दो एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? तो टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव सेम मेजरमेंट। दो एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब उनकी मेजरमेंट सेम होती है। मतलब अगर पहला एंगल 60 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी कितने का होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। ये तो कुछ बेसिक शेप्स थी जो कभी कभी एमसीक्यू में पूछ ली जाती है। अब मेन जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो रूल्स टू प्रूफ गिवन ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अगर हम बेसिकली बात करें तो हमारे पास 4 रूल्स हैं। तो जो सबसे पहला रूल होता है ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट के लिए, वो होता है SSS रूल, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? साइड साइड साइड। यानी अगर हमें दो ट्राइंगल गिवन है, जैसे हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमें ABC और PQR ये दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, तो अगर इसकी पहली साइड के इक्वल, दूसरी साइड दूसरे के इक्वल और तीसरी साइड के इक्वल हो, तो जब तीनों साइड की इक्वल होती है तो वहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होता है? SSS, साइड साइड साइड। दूसरा जो रूल हम पढ़ते हैं वो होता है साइड एंगल साइड। अब हमें ये नाम से ही पता चल रहा है कि दो साइड होनी चाहिए और एक एंगल होना चाहिए। बट एक चीज़ का फिर से ध्यान रखना है हमें, किस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमें दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, जैसे हमने DEF और PQR ये दो ट्राइंगल्स ले लिए, तो मान लो ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। अब एक एंगल और इक्वल चाहिए, तो अब ये नहीं है कि हम कोई सा भी एंगल इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एंगल होता है वो उन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। इंक्लूडेड का मतलब इन दोनों के बीच में, ये जो साइड्स हैं इनके बीच में जो एंगल आ रहा है वही हमें इक्वल लेना होता है, ठीक है। अब तीसरा रूल जो हमारा होता है वो होता है एंगल साइड एंगल, ASA। यानी अब हमें फिर से नाम से पता चल रहा है कि अब हम जो दो ट्राइंगल्स लेंगे, जैसे हमने दो ट्राइंगल्स लिए ABC और DEF, ये हम दो ट्राइंगल लेके चल रहे हैं। अब अगर हमें दो एंगल दे रखे हैं, जैसे ये एंगल इसके इक्वल दिया है और ये एंगल इसके इक्वल दिया है, दो एंगल हो गए। अब एक साइड होनी चाहिए। अगेन साइड हमारी मर्जी नहीं, हम कोई सा भी ले सकते हैं। अब जो हमें साइड चाहिए वो इन दोनों एंगल की इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए। इसका मतलब जो साइड आ रही है वो इन दोनों एंगल के बीच वाली साइड लेनी है। तो अगर हमें इन दोनों एंगल के बीच वाली साइड भी इक्वल दे रखी है तो उस केस में हमारा जो रूल अप्लाई होता है वो होता है ASA रूल, एंगल साइड एंगल रूल।
अब जो चौथा रूल है कॉन्ग्रेंस करने के लिए वो है RHS रूल। R स्टैंड फॉर राइट एंगल, H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज और S स्टैंड फॉर साइड। HS रूल के अंदर एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। यानी अगर हमें कोई राइट ट्रायंगल दे रखा है, ये जो रूल होता है वो राइट ट्रायंगल के अंदर ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर राइट ट्रायंगल नहीं है तो RHS रूल नहीं लग सकता। तो अगर मान लो हमें दो राइट ट्रायंगल दे रखे हैं जैसे ABC और PQR, तो इसमें एक 90 डिग्री का एंगल, ये इक्वल होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज मतलब जो 90 के सामने वाली साइड है ये आपस में इक्वल होनी चाहिए, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और बच गया साइड हम कोई सी भी ले सकते हैं, चाहे ये साइड इसके इक्वल हो चाहे ये साइड इसके इक्वल हो। तो बेसिकली मेन क्या है कि एक राइट एंगल और उसके सामने का हाइपोटेन्यूज, अगर ये दो चीज़ ये कंपलसरी है, अगर ये दो चीज़ दे रखी है हमें और साइड कोई सी भी दे रखी है, तो वहाँ पे जो हमारा रूल होता है वो लगता है RHS रूल, जो कि हमेशा किसके अंदर होता है, राइट ट्रायंगल के अंदर होता है। 4 रूल्स है जिससे हम क्या करते हैं, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करते हैं। इन 4 रूल्स के अलावा एक रूल और बनाया गया है एंगल साइड एंगल रूल को मॉडिफाई करके, वो दिया है हमें AAS रूल। यानी इस रूल में हम क्या करते हैं, अगर हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं, जैसे हमने दो ट्रायंगल्स ले लिए ABC और DEF। अब अगर हमें ये एंगल इसके इक्वल दिया है और ये एंगल इसके इक्वल दिया है, ठीक है, अगर हमें इसके बीच वाली साइड इक्वल दी होती तो वहाँ पे हमारा जो रूल लगता वो लगता एंगल साइड एंगल, जो कि हमने पीछे पढ़ा है कि अगर दो एंगल है और उनके बीच की साइड इक्वल है तो वहाँ पे एंगल साइड एंगल रूल अप्लाई होता है। लेकिन अगर हमें इन दोनों के बीच की साइड इक्वल नहीं दे रखी, बाकी दोनों में से कोई साइड इक्वल दे रखी है, तो वहाँ पे हमारा एंगल साइड रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो दोनों रूल्स के बीच का डिफरेंस याद रखना है। अगर दोनों एंगल के बीच की साइड है तो एंगल साइड एंगल रूल लगेगा, अगर बीच की साइड ना देके कोई और साइड दी है तो एंगल साइड रूल लगेगा। अब हम पढ़ते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अब इसमें होता क्या है कि अगर हमें दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, इफ़ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें दे रखा है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। अब इन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमें दिया हुआ है, सपोज करते हैं हम एक ट्राइंगल दे रखा है ABC और एक दिया है DEF, और कहा है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल DEF के। ठीक है, तो इसके जितने भी पार्ट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। और ट्राइंगल्स के 6 पार्ट्स होते हैं, 3 एंगल और 3 साइड। ठीक है, 3 एंगल और 3 साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। बट ये नहीं कि कोई सा एंगल भी हम किसी के भी इक्वल ले सकते हैं और किसी भी साइड को हम किसी के भी इक्वल ले सकते हैं। जो भी साइड और जो भी एंगल हमको इक्वल लेना होता है वो नेमिंग के अकॉर्डिंग लेना होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड दिया जाता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। यानी एक पर्टिकुलर एंगल के ही इक्वल होगा, एक पर्टिकुलर साइड के ही इक्वल हो सकती है, हम उसको किसी और साइड के इक्वल नहीं ले सकते। तो किस एंगल को आपस में इक्वल करना है, किस साइड को आपस में इक्वल करना है, वो डिपेंड करता है नेमिंग के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में A दिया है, तो अगर यहाँ A है तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या है, D है। यानी अगर हम A एंगल को इक्वल करना चाहते हैं तो वो D के इक्वल होगा। ठीक है, सेम यहाँ B है तो यहाँ पे E है, तो अगर हम एंगल B लेंगे तो एंगल B सिर्फ एंगल E के ही इक्वल दिखा सकते हैं हम, और किसी के इक्वल नहीं दिखा सकते। सेम यहाँ से अगर हमने एंगल C लिया तो यहाँ से क्या लेंगे हम, एंगल F। यहाँ से साइड की बात करते हैं, अगर हम AB साइड ले रहे हैं तो यहाँ से साइड क्या आएगी, DE। अगर यहाँ से हमने BC लिया तो यहाँ से क्या आएगा, EF। और अगर हम यहाँ से AC ले रहे हैं तो यहाँ से क्या आएगा, DF आएगा। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है, अब एक चीज़ और यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लो हमें एक फिगर दे रखी है, मैंने कहा ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, और ये साइड इसकी इक्वल है। अब मैंने लिखा नीचे क्या ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है PQR के। अभी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, और अगर इक्वल है तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मोस्टली हमें क्या सिखाया जाता है कि 3 चीज़ अगर आपस में इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता है। लेकिन जो मैंने यहाँ बताया कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही इक्वल होने चाहिए,
तो यहाँ पे एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और बी पी के इक्वल है, तो रूल अप्लाई हो रहा है, 3 चीज़ इक्वल है और रूल भी लग रहा है, एंगल साइड एंगल, तो ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर हमें ये स्टेटमेंट पूछी है कि करेक्ट है या नहीं, तो इसका आंसर नो आएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमारी इक्वल दे रखी है वो हमारे नेमिंग से मैच होनी चाहिए। अगर वो नेमिंग से मैच नहीं हो रही है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स कहलाएगी और ये क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे मैच नहीं हो रहा, देखो एंगल ए पे सिंगल मार्क है और क्यू पे सिंगल मार्क है, तो ए जो है वो क्यू से मैच होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ए किससे मैच हो रहा है, पी से। ऐसे बी किससे मैच होना चाहिए, पी से, बट बी के साथ क्या है, क्यू है। तो जो हमें इक्वल दे रखा है वो हमारे नेमिंग से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अगर हमें इस स्टेटमेंट को करेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब ए किससे मैच होना चाहिए था, क्यू से, तो ए के साथ हम क्यू लेंगे। बी किससे मैच हो रहा था, पी से, तो बी के साथ क्या आएगा, पी आएगा, बच गया आर। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर का कंसेप्ट। तो हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ट्राइंगल्स और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी या इनइक्वालिटी ट्राइंगल्स वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए